This is an ABP Life podcast. इजराइल और हमास के बीच पिछले 9 महीनों से लगातार वॉर चल रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। दोनों तरफ से कैद किए गए बंधकों को तो रिहा किया जा रहा है, लेकिन युद्ध पर विराम नहीं लगा है। ऐसे में जारी इस युद्ध के बाद अब पीएम नेतन्याहू ने मामूली शर्तों के साथ गाजा में युद्ध रोकने के संकेत दिए हैं, और इस पर हम आज बात करेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य पूर्व के जानकार सैयद रोमान हाशमी जी हैं। रोमान जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध रोकने के संकेत दिए, आप क्या देखते हैं गाजा में क्या कुछ होने वाला है? 7 अगस्त को जब हमास का हमला हुआ था, उसके बाद से जवाबी हमला जो इजराइल ने किया, इस अहद के साथ, कमिटमेंट के साथ, तो हमास को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन आज भी जंग जारी है और कई इस बीच में सीज फायर के प्रपोजल जो है और वो आ चुके हैं, जिन्हें नेतन्याहू का ये कहना है कि वो सीज फायर, परमानेंट सीज फायर को एग्री नहीं करेंगे, और ये एक बड़ी रुकावट रही है सीज फायर के लिए। लेकिन अभी जो ताज़ा हमास ने जो सीज फायर का ऑफर किया है, उसे बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसे काफी होपफुल बताया है, तो उन्हें उम्मीद है कि सीज फायर जो है हो सकता है। वहीं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पॉजिटिव रूप दिखाया है इस सीज फायर को लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि ये जंग जारी रहेगी जब तक हमास को कंप्लीट तौर पे खत्म नहीं कर दिया जाता है और उसकी जगह पे इंटरनेशनल कोई फोर्स हो, इंटरनेशनल अरेंजमेंट हो और जो गजा के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए। लेकिन ये और करने की बात है कि ऐसे ऑफर को गल्फ कंट्री में सबसे करीबी सहयोगी जो है इजराइल का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने भी अपनी फोर्सेस भेजने से इनकार किया है, और सऊदी अरब ने भी। सऊदी हुकूमत से जो ताज़ा बयान आया है, उसने तो इस चीज को बिल्कुल रद्द किया है। उनका ये कहना है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है फलस्तीन का, वो फिलिस्तीन ही उसको तय करेगी, कोई बाहरी ताकत जो है उस चीज को तय नहीं करेगी। तो ऐसे में मुझे तो ये उम्मीद कम नजर आती है कि ये सीज फायर होगा। दूसरी तरफ इजराइल का हमला पूरी तरह से ही जारी है। रफा के इलाके में साउदर्न फलस्तीन में इजरायली फौज और अंदर तक दाखिल हुई है, बल्कि इधर लगातार इजरायली फौज के जो 2 हमले हुए हैं, आज भी जो हमला हुआ है कि स्कूल पे, और जिसमें करीब 29 के करीब फलस्तीनी सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं। इसको लेकर के काफी ज्यादा इजराइल की जो जनता है वो भी काफी बड़ी तादाद जो है वो नेतन्याहू की इस पॉलिसी से नाराज है, और वो सड़कों पे उतरी हुई है इस मांग के साथ कि गजा में सीज फायर हो और जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं हमास के जो फाइटर्स हैं उनके कब्जे में, उनको छुड़ा के लाया जाए, साथ ही इजरायली सीज फायर हो, ताकि इजरायली जनता को लगे कि ये मुल्क उनका है और वो शांति से यहाँ रह सके। नेतन्याहू की दिक्कत ये है कि उन्हें ये लगता है कि अगर सीज फायर होगा तो फिर उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस हैं, ब्राइबरी के चार्जेस हैं, वो ओपन होगा और वो उनका न सिर्फ राजनीतिक करियर का अंत करेगा, बल्कि अगर मुकदमा चला, उन्हें सजा हुई तो जेल के बाकी लंबा समय उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भी गुजारना पड़ सकता है। जहाँ तक नेतन्याहू का कहना है कि हमास को खत्म करके ही मानेंगे, वहीं दूसरी तरफ जमीन पे जो गजा के अंदर इजरायली कमांडर्स हैं जो जंग लड़ रहे हैं, जंग को कमांड कर रहे हैं, उनका ये बयान है कि जंग 5 साल, अगर आप ये सोचते हैं कि हमास खत्म हो जाएगा, तो उनका ये कहना है कि जंग आज से 5 साल बाद भी अगर चलेगा, जारी रहेगा, तो हमास 5 साल बाद भी जंग को जारी रखने में सफल रहेगा। इसकी कीमत भी इजरायली गवर्नमेंट को भी उठानी पड़ रही, जनता को भी इस जंग का, क्योंकि
हिजबुल्लाह के साथ जो जिस तरह से लड़ाई तेज पकड़ती चली जा रही है, उसमें हिजबुल्लाह का तो नुकसान है ही है, लेकिन जो नॉर्दर्न इजराइल है वहाँ बड़े इलाके से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। और अभी उसने जो दूसरा वीडियो जारी किया है, इजराइल के अंदर अनइंटरप्टेड उसके ड्रोन दाखिल हुए हैं और जो सामरिक महत्व के जो सैनिक ठिकाने हैं, जिससे सामरिक महत्व की इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, उनकी क्लियर तस्वीर के वीडियो जो है हिजबुल्लाह ने जारी किया है। इसे लेकर से अमेरिका और जो क्लोज एलाइज है इजराइल के, उनको चिंता है कि अगर वो हिजबुल्लाह के साथ फुल फ्लेज वॉर में इजराइल कूदता है तो कहीं इसमें इजराइल की हार ना हो जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह के फाइटर्स हसन नसरुल्लाह का कहना है कि करीब 1 लाख के करीब उसके फाइटर्स हैं। हालांकि इस जंग में अब तक 200 के करीब हिजबुल्लाह के फाइटर्स जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह जिस तरह से नए नए हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है इजराइल के खिलाफ हमले में, तो और इनका जो बयान आया है, कल भी बयान आया है कि ये हमले इजराइल के हिजबुल्लाह के रोक जारी रहेंगे जब तक गजा में इजराइल अपना हमला रोक नहीं देता। तो इजराइल इसके लिए परेशानी है की बात यह है कि हमास इजराइल का टारगेट था कि खास करके 2 जो आर्किटेक्ट जिनको मानता है 7 अगस्त के हमले के आर्किटेक्ट, एक तो यहिया सिनवार और दूसरा मोहम्मद जाहिद, इन दोनों को जब तक पकड़ा नहीं इजराइल अपनी तरफ नहीं करेगा। लेकिन जो गजा के अंदर का जो नेटवर्क है, चैनल्स का जो नेटवर्क है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है कि आप देखिए राजेश, जब 2 साल पहले हमला किया इसमें रूस ने यूक्रेन पे, तो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील फैक्ट्री यूक्रेन में एक है, वहाँ यूक्रेनी फोर्स जो है वो टनल के अंदर, और वो उसके अंदर जो टनल्स हैं वो फैक्ट्री के अंदर नीचे, वो एटमिक हमले से भी बचाव का पूरा इंतजाम है, खाने पीने का पूरा उसके अंदर सामान। लेकिन यूक्रेनी फोर्स 1 महीने में भी 1 महीना मुकाबला कर पाई, 1 महीने से ऊपर उनकी हिम्मत जवाब दे रही और रशियन आर्मी के आगे टनल से बाहर आए, रशियन आर्मी के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसकी वजह ये रहती है कि टनल्स में ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी जब टनल्स में लंबे समय तक रहना नहीं चाहता है, उसको एक घबराहट बेचैनी महसूस होने लगती है, वो रोशनी देखना चाहता है, हवा का दबाव थोड़ा इसमें कम रहता है, उसको लगता है अगर टनल्स गिर गया तो क्या होगा। और लेकिन हमास के जो पूरी लीडरशिप है और जो उसके फाइटर्स हैं, वो सारे आज भी टनल्स का नेटवर्क इतना वहाँ पे है, मौजूद है और मजबूत है गजा के अंदर, कि आज भी पूरी की पूरी लीडरशिप उसके चारों तरफ से, चाहे वो समुंदर हो, बाकी 3 तरफ हो, वो गजा इजरायली आर्मी के घेरे में है और कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी हमास की लीडरशिप जो है गजा के अंदर, जैसे चाहे या सिनवार मोहम्मद जाहिद हो या हमास का बहुचर्चित अबू उबैदा जैसा स्पोक्स पर्सन हो अल-कस्साम ब्रिगेड का, ये सारी लीडरशिप इसी पैनल में मौजूद है। और ये भी गौर करने की बात है कि जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं वो भी उसी पैनल में है। इजराइल ने अब तक जो छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है जो इजरायली हॉस्टेजेस को, वो टनल्स के अंदर से नहीं छुड़ाया है, उन 3-4 हॉस्टेज को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है जो इमारतों में रह रहे थे। मतलब टनल्स में अभी तक इसकी पहुंच जो है नहीं पाई। प्लस जो सीज फायर का निगोसिएशन जो चल रहा है, जिसमें जनरल सीसी भी इन्वॉल्व हैं, अभी ब्लिंकन होम सेक्रेटरी अमेरिका का भी बयान आया है, उसको लेकर के उन्होंने उम्मीद जताई है कि पॉजिटिव नोट पे बातचीत बढ़ रही है सीज फायर के लिए। और जनरल सीसी के बाद अब ये बातचीत जो है कतर शिफ्ट हुई है, जिसके बाद वहाँ बातचीत चल रही है सीज फायर को लेकर के। तो ये बातचीत का तो जो गजा में चाहे वो सिनवार हो, मोहम्मद जाहिद है, उन तक तो इंफॉर्मेशन आ रहा है, वहां से एक कोई संपर्क तो बना हुआ है बातचीत का,
इसका मतलब ये है कि उनका अंदर का जो नेटवर्क ऐसा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क इस तरह का है जिसको बग करने में इजरायली इंटेलिजेंस या अमेरिकन जो इंटेलिजेंस है, ज्वाइंट फोर्सेज हैं, उन दोनों का इंटेलिजेंस का वो अब तक सफल नहीं रही है, ना कि उनके लीडरशिप को डिटेक्ट करने में और ना ही टनल्स के अंदर डीप जो 150-200 फीट के टनल्स बना रखा है उसमें डीप कम्युनिकेशन के नेटवर्क को तबाह करने में कामयाबी हासिल कर पाई है। जो कम्युनिकेशन गजा में टनल्स के अंदर रह रहे हैं हमास के लीडरशिप जो है वो, और कतर या लेबनान में जो हमास के लीडर हैं या कतर में हमास के लीडर हैं उनके बीच में जो बातचीत चल रही है वो जारी है। तभी अब बातचीत तीसरा का नेगोशिएशन भी चल रहा है। तो इजराइल के लिए यही एक बहुत ही उलझन और बेचैन करने वाली बात ये है कि वो नेगोशिएशन भी कैसे चल रहा है। ग्राउंड पे अगर गजा से फलस्तीन लीडर जो है या सिनवार अगर वो भेज रहा है अपना प्रपोजल जंगबंदी का, हमास के जो लीडर है कतर में है या लेबनान में है उन तक फिर वो या सिनवार को जा रहा है या कतर गवर्नमेंट को जा रहा है, जो सूत्रधार है इंस्पायर के बातचीत में है उन तक जा रहा है। तो ये कैसे जा रहा है, ये भी इजराइल के लिए एक उलझन भरी बात है। तो इजरायली जनरल्स भी ये कह रहे हैं कि 5 साल के अगर जंग चली तो 5 साल बाद भी हमास यहाँ मौजूद रहेगा और लड़ाई उनसे ही होगी। हमास को खत्म करना नामुमकिन है, तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट नामुमकिन मान रही है और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट है इजराइल की वो कहती है कि ये पॉसिबल है। आप देखिए ये लड़ाई सिर्फ गजा से नहीं बढ़ा, लेकिन इवन जो PLO की हुकूमत है वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास के लीडरशिप में उसकी ताकत भी काफी ज्यादा इजराइल ने कर्टेल की है। और खास करके अभी इजरायली गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है फलस्तीनियों के साथ बातचीत में, ये इससे भी जाहिर होता है कि इजरायली गवर्नमेंट ने ऐलान किया अब तक का सबसे बड़ा वेस्ट बैंक में जो अवैध कॉलोनी है उसको बनाने का 5000 से ज्यादा अवैध कॉलोनी, अभी तक वहाँ पे करीब 200 अवैध कॉलोनियां हैं इजरायली वेस्ट बैंक में, जिसमें 5 से 7 लाख के बीच जो यहूदी इजरायली वो वेस्ट बैंक में आबाद हैं और 20 लाख के करीब फलस्तीनी वेस्ट बैंक में आबाद है। लेकिन 5000 की और कॉलोनी एक्सटेंशन का इजरायली गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, जिससे भी पीस प्रोसेस को आगे चलकर काफी अच्छा लगेगा। इवन फ्रांस में इसको गवर्नमेंट ने भी, मैक्रोन ने भी कंडेम किया है इजराइल के इस मूव को। और महमूद अब्बास के पावर जो है उनको और असल करने वाली बात है। यही वजह है कि वेस्ट बैंक में भी जो यंग लड़के हैं अलग अलग शहर में, चाहे वो जेनिन हो का इलाका हो या दूसरे शहर में, उन जगह पे हथियारबंद जो ग्रुप है और इवन अल-कस्साम का भी वहाँ पे ब्रांचेस कह लें या संगठन वहाँ भी पैर पसारने लगा है। वेस्ट बैंक के भी शहरों में दूसरे हमास के मिलिटेंट और फलस्तीन की जो गजा में दूसरे जो मिलिटेंट विंग हैं उनके भी वहाँ पे असर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह यही है कि महमूद अब्बास के पावर को भी काफी ज्यादा जो है जिपर्डाइज किया है इजरायली एस्टेब्लिशमेंट ने। और इस तरह के ऐलान के बाद कि 5000 नई बस्तियां बसाई जाएंगी तो हमास से ये कहने का मौका मिलेगा कि इजराइल बिल्कुल बातचीत में यकीन नहीं रखता है। तो गजा में तो हमास है, जिसने हमला किया तो हमास नहीं है। वहाँ पे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज PLO की गवर्नमेंट है महमूद अब्बास की लीडरशिप में, और वहाँ पे 5000 नई बस्तियां इसराइल अगर बनाने का बातचीत कर रहा है बताने का, तो जाहिर है कि इसराइल फलस्तीन एक आजाद फलस्तीन मुल्क जो है वो कभी नहीं चाहेगा। और जैसा कि इसके पहले भी जंग शुरू होने से पहले भी नेतन्याहू ने जब यूनाइटेड नेशन में नक्शा पेश किया था इसराइल का, तो उस जो उनका इकोनॉमिकल कॉरिडोर का नक्शा पेश किया था कि भारत से होकर के वो अरब कंट्री से होते हुए UAE सऊदी अरब होते हुए इसराइल तक जाएगा, वहां से फिर वो यूरोप को ट्रेड जो है कॉरिडोर वहां तक बढ़ेगा, यूरोप तक बढ़ेगा। उसमें फलस्तीन का नक्शा ही गायब कर दिया था। और इस ऐलान के साथ 5000 नई बस्तियां अवैध कॉलोनियां इसराइल बसाएगा वेस्ट बैंक में। नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं
कि वो फलस्तीन राज्य को कभी भी मान्यता अलग अलग फलस्तीन राज्य को नहीं देगा। और जिस जो खुद परेशान करने वाली बात है अमेरिका की, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, दोनों ही इजरायली गवर्नमेंट के सपोर्टर रहे हैं। लेकिन इस बात से कि एक परमानेंट पीस सॉल्यूशन के लिए ये जरूरी है कि साइड बाय साइड इजराइल के साथ एक इंडिपेंडेंट फलस्तीनी स्टेट का भी क्याम हो, चाहे वो हमास के लोग लीडरशिप में वो हुकूमत कायम हो आजाद फलस्तीनी। लेकिन इजराइल इस चीज को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब 5,000 की नई बस्तियां बसाएंगे, 7 लाख ऑलरेडी वेस्ट बैंक में आबादी रह रही है, तो अगर सपोज करें कि एक वेस्ट बैंक के एरिया को ही अगर एक आजाद फलस्तीन स्टेट के तौर पे कबूल मान्यता देता है इजराइल, तो क्या इजराइल ये बात को कबूल करेगा कि फलस्तीनी स्टेट के अंदर यहूदी जो है वो भी रहे और फलस्तीनी यहूदियों के ऊपर रूल करें? तो फिर इन आबादी को इजराइल कहाँ 5 से 7 लाख। इजरायली हुकूमत की पॉलिसी जो है वो साफ है कि वो एक इंडिपेंडेंट फलस्तीनी स्टेट के क्याम बिल्कुल नहीं चाहता है। और यही बात तो हमास भी कह रहा है कि एक ही रास्ता है कि आर्म स्ट्रगल जो है उसी के जरिए फलस्तीनी स्टेट जो है हम हासिल कर सकते हैं, जिसका हेवी प्राइस फलस्तीनी जो आवाम है और से बच्चे आप देखें ना, मोर देन 30,000 से ऊपर तो मौतें अब तक फलस्तीनियों की हो गई। और कंप्लीट जोन वेस्ट बैंक जो है वो बिल्कुल बस रहने लायक नहीं रह गया, बिल्कुल रबल में टर्न हो गया। $बिलियन का उसमें खर्चा होगा अगर कभी दोबारा बनने की, वेस्ट बैंक को बसाने की नए सिरे से अगर सहमति बनती है तो $बिलियन उसमें लगेंगे। हजारों फलस्तीनी, और जिस तरह से फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, बिल्डिंग्स पे लगाया जा रहा है, और जिन एरियाओं को इजराइल बताता है कि सेफ जोन है वहां जाके रहें, उस सेफ जोन पे भी इजरायली बम्बार्डमेंट कर दे रहा है। वहां भी 100, 200, 250, 30, 40 इस तरह से सिविलियंस मर रहे हैं। तो इससे सवाल उठता है कि क्या इजराइल हमास के फाइटर्स को मारने में दिलचस्पी रखता है या फलस्तीनी जनता को ही वो सिरे से खत्म करने, जेनोसाइड करने में उसकी ज्यादा दिलचस्पी है। पिला पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए रोमान हाशमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। This is an ABP Life podcast.